भारती तुम ही वीणा वादिनी, तुम ही हो हंस वाहिनी, तुम ही पुस्तक धारिणी, तुम ही हो माँ भारती तुम ही वीणा वादिनी, तुम ही बुद्धि दात्री, तुम ही हो वागेश्वरी, तुम ही हो माँ शारदे, तुम ही हो भुवनेश्वरी, तुम ही बुद्धि दात्री, तुम ही हो वागेश्वरी, तुम ही हो माँ शारदे, तुम ही हो भुवनेश्वरी, तुम ही कुमदि, तुम ही जगति, तुम ही ब्रह्मचारिणी, विद्या की देवी तुम ही हो वरदायनी। ये बहुत बहुत बधाई। सेतु ई मैगजीन बायोलिंगुअल in Hindi and English. That's a great achievement to be able to publish in both Hindi and English. And you said lakhs of readers, so that's a big thing. For people to read literature in any language is an achievement. You have people reading literature in any achievement, in any language is an achievement. For them to read in Hindi is a bigger achievement, and for them to read in both English and Hindi is indeed a big thing. So I congratulate Setu, and I congratulate Setu and Sangeeta for holding this joint event in which जो दोनों हैं, नाद है और बिंब है, जो सृष्टि के मूल में है, अब उसको बहुत ही सहज तरीके से आपको अगर अभिव्यक्त करना है तो वो कविता और चित्रकला या शिल्प मूर्ति कला के माध्यम से हो सकता है। उसके बाद तो वो बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ बिंब और नाद से ही निकलता है और अंततः तो वो परमात्मा में ही जाकर मिलता है और या स्मृति में रहता है। मैं समझती हूँ कि मनुष्य का जीवन जो है वो दरअसल स्मृति है, केवल अपनी स्मृतियाँ नहीं, सदियों की स्मृतियाँ। जब से हमारे कब से पुरखे हैं रहे हैं, वो सब कुछ हमारे मस्तिष्क में अब भी जीवित है। साहित्य दरअसल उस स्मृति को किसी तरह से, उस स्मृति से जो आप पूरी तरह से उसके बोझ से उसका जो भार आप ढो रहे हैं, जो दुख वो आपको दे रहा है, जो दुख कभी कभी कुछ थोड़े से लम्हों के सुख से बटता है, कटता है, हटता है, उस दुख को प्रकट करने का और उस दुख पर हंसने का, अपने दुख पर स्वयं हंसने का जो प्रयास है, उससे साहित्य पैदा होता है। आप अपने दुख पर रोइए, ज़ार रोइए, कोई परवाह नहीं करेगा। आप अपने दुख पर हंसिए और लोग रोते रोते हंसेंगे और हंसते हंसते रोएंगे। और जब ये ना मालूम पड़े कि आप जो लिख रहे हैं वो लोगों को हंसाएगा या रुलाएगा, तो मैं समझती हूँ कि ये उसकी असली सफलता है। तो कुछ प्रयास हम सभी कर रहे हैं। मैं तो कभी कभी कविता लिखती हूँ। वो कविता मैं तब लिखती हूँ, जैसे कोविड हुआ तो पता नहीं क्यों मैं अपना मोटा काम जो कर रही थी वो छोड़कर अचानक पता नहीं क्या हुआ मुझे कि मैं कविताएं लिखने लगी। और जब कोविड ख़त्म हुआ तो मैंने कविताएं लिखनी भी बंद कर दी। मैं वापस उस संस्मरण या उपन्यास पर चली गई जो मैं लिख रही थी। तो कविता ऐसी चीज़ है कि वो आपको दुख से बाहर नहीं निकालती, वो आपको एकाकी होने की सुविधा देती, अकेले होने की नहीं, अकेले होने की नहीं, एकाकी होने की, माने अपनी मर्जी से एकाकी होने की। क्योंकि कोविड में जो चीज़ नहीं रही थी वो एकांत था। कहने को आप अकेले हो गए थे मगर एकांत आपके पास नहीं था, क्योंकि वो अकेलापन जो था ना, वो उसमें बहुत सारी आवाज़ें आती रहती थी। लोगों की आवाज़ें जो बेघर हुए घूम रहे थे, उन भूखों की आवाज़ें, उन मज़दूरों की आवाज़ें जिनको न घर था, न बार था, न काम था, न वापस जाने की सहूलियत नहीं थी, कुछ नहीं था। वो सब लोग आपके अकेलेपन में बराबर
वार करते रहते थे, आपको एकांत नहीं मिलता था, आपको अकेला छोड़ दिया गया था, मगर आपको एकांत नहीं मिलता था। तब उस एकांत की खोज में मैंने शायद कविताएं लिखीं, और तब मेरी समझ में ये आया कि हर कवि एकांत खोज रहा होता है अपने लिए, क्योंकि भीड़ में तो हम सभी रहते हैं, भीड़ हमारे चारों तरफ है, भीड़ हमें छोड़ती नहीं, मगर भीड़ के भीतर से एक प्रेमी आता है, भीड़ के भीतर से एक दोस्त आता है, भीड़ के भीतर से एक हमदर्द आता है। जब वो एक अकेला भी आता है तब आपका अकेलापन कटता है और आप एकांत प्राप्त करते हो। तो कोविड ने हमें ये तो दिया, बहुत कुछ छीना हमसे, बहुत कुछ छीना, मगर ये दिया, ये समझ दी कि भाई एकांत बड़ी चीज़ है। और साहित्य के लिए हम फिल्में देखते हैं, नाटक देखते हैं, मिलते जुलते हैं, चाय पीते हैं, गप्पे मारते हैं, सब कुछ होता है। हम किस चीज़ से डरते हैं? हम अकेले होने से डरते हैं। और किताब पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप अकेले हों। आप सब चीज़ एक साथ मिलकर कर सकते हैं। आप किताब सुन सकते हैं, मगर जैसे ही आप सुनते हैं कोई दूसरा उसको सुनाता है, वो उसके बीच में आ जाता है, उस एकांत और आपके और एकांत के बीच में आ जाता है। आप कोई फ़िल्म देखते हैं, हम जब कोई फ़िल्म देखते हैं किसी किताब पर आधारित, तो निर्देशक हमें बताता है कि उसका जो नायक है या नायिका है या उसका जो भी प्रवक्ता है उसको कैसे दिखना चाहिए। हमारी कल्पना वो नहीं होती। आप रविन्द्रनाथ ठाकुर की चुखेर बाली की नायिका है, उसकी आपकी एक कल्पना है, ऐसी होगी विनोद की, वो दिखा रहा है, आपको लग रहा है ये तो नहीं हो सकती, ये तो ऐसा तो नहीं मैंने चाहा था, ये तो मैंने नहीं समझा था। फिर आप जानते हैं कि आपका चाहा नहीं, उसका चाहा है, तो आपका नहीं होता। मगर किताब जब आप पढ़ते हैं तो आपके बीच में कोई नहीं आता। इसलिए किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन किताबें पढ़ना हम छोड़ देंगे, साहित्य पढ़ना हम छोड़ देंगे, उस दिन हम अकेले रहना छोड़ देंगे, अकेले हो पाने की शक्ति छोड़ देंगे, उस दिन हम मनुष्य होने की शक्ति भी कुछ हद तक छोड़ देंगे। क्योंकि पशु और मनुष्य में इतना ही तो फ़र्क है। पशु अंत प्रज्ञा से काम करता है, मनुष्य कुछ थोड़ा बहुत सोच विचार कर काम कर लेता है। कम बुद्धि भी हो, अल्प बुद्धि भी हो, तो दो चीज़ों के बीच चुन सकता है। और ये चुनने की सुविधा सबसे ज़्यादा तब होती है जब आप अकेले होते हैं, क्योंकि तब आप चुनते हैं। बाकी वक्त तो समझौते से आपको विज्ञापन बतला देता है ना कि इसको चाहो। विज्ञापन आपके भीतर मांग पैदा करता है, आप मांगते नहीं हैं, चाहते नहीं हैं, वो आपको बतलाता है कि भाई तुम ये चाहो, फिर तुम आपके उसके चाहे के अनुसार वो उत्पादन करता है, आपके चाहे के अनुसार नहीं। मगर किताब आदमी अपने चाहे के अनुसार लिखता है, और तब उसमें आप हिस्सा लेते हो, हिस्सेदार बनते हो, आप भागीदार बनते हो। और किसी दूसरे के अकेलेपन में हिस्सा लेना बहुत बड़ी चीज़ है। दो एडिटर, मैनेजिंग एडिटर सुनील भाई और उनकी वाइफ डॉक्टर संगीता शर्मा ने इसको एडिट किया है नीलम सक्सेना के साथ। इसमें बहुत सारे पोएट्स हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आइए तो ना। हम आपसे चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पर हैं वो आप लोग इस किताब को पकड़ेंगे। डायरेक्टर जनरल नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट संजीव किशोर गौतम आ गए हैं। कई बार चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। मैंने संजीव को हमेशा समय पे हर प्रोग्राम को स्टार्ट करते देखा है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में। तो किसी एक बार कोई चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो हमें किसी के बारे में जजमेंटल नहीं होना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप संजीव को सुने। संजीव जब से उन्होंने अभी रिसेंटली ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, इन्होंने जब एज डायरेक्टर जनरल एनजीए में ज्वाइन किया है, तब से लगातार जिसको कहते हैं ना भूत की तरह काम करना, वर्कोहलिक। और वर्कोहलिक होना अच्छा होता है। जब मुझे कोई कहता है कि संगीता गुप्ता तुम वर्कोहलिक हो, मैं खुश होती हूँ कि एटलीस्ट मैं काम तो कर रही हूँ ना, और खुश होके कर रही हूँ। इन्होंने इतने इम्पॉर्टेंट एग्जीबिशंस अभी रिसेंटली किए हैं। अमृता शेरगिल का एग्जीबिशन अभी भी चल रहा है। निकोलस रोरिक की 150 बर्थ सेंटिनरी मनाई जा रही है। मैं हर प्रोग्राम में जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि कैसे ये एक पैर पे खड़े होकर सबका संचालन करते हैं, सबको एक साथ लेके चलते हैं।
ये एक फेस्टिवल है जिसकी शुरुआत हो रही है, तो चलिए मुस्कुरा के बसंत का स्वागत करते हैं। जो कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है वो नहीं है, और जो हमारे कंट्रोल में है वो तो हम अच्छे से कर सकते हैं। तो हम बहुत मोहब्बत से, प्यार से आपके लिए एक शेर पढ़ देते हैं, और ताकि माहौल बदल जाए। और ये शेर केवल संजीव के लिए नहीं है, आप सबके लिए। अल्फाज मेरे इबादत का जरिया है, तुम तक पहुंच जाएं तो लगता है दुआ कबूल हो गई, दुआ कबूल हो गई। आइए हम संजीव को सुनते हैं। First, I congratulate to Sangeeta ji and the Prithvi Art and Culture Center, which is the very unique and different evening today with all dignitary from the different field of the art और maybe culture और साहित्य। मैं सबसे पीछे रहने वाला व्यक्ति आज के इसमें हूँ, इसलिए क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डायरेक्टर जनरल आर्ट एंड कल्चर को नॉट ओनली इन इंडिया द वर्ल्ड वाइड शोकेस करना, जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारा कल्चर है, उसको प्रिजर्व करना और शोकेस करना काम है। लेकिन आज का शाम ये बड़ी महत्वपूर्ण है, और शायद मैं आप सबसे पीछे वाले रास्ते से आना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि आप सब अपने अपने विषय के मूर्धन्य विद्वान हैं। मैं देख रहा हूँ सिर्फ एज ग्रुप नहीं, बल्कि आपके एक्सप्रेशंस, आपके ऑरा को देख के मैं कह सकता हूँ कि आप अपने फील्ड के वन ऑफ द बेस्ट पर्सन होंगे, स्कॉलर होंगे, रिसर्चर होंगे। मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ, और आर्टिस्ट होने के नाते, आर्ट फील्ड में काम करने के नाते भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज के शाम मुझे संगीता जी ने इनवाइट किया आप लोगों के बीच में कुछ कहने, सुनने और देखने का, तीनों ही। जब भाषा की बात है, विजुअल आर्ट्स के लैंग्वेज को मैं कैरी करता हूँ, और समटाइम विजुअल आर्ट्स के लैंग्वेज कैरी करते करते अलग लैंग्वेज में जब घुसने का मौका मिलता है या सुनने और देखने का मौका मिलता है, तो डेफिनेटली एक अलग सुकून मिलता है। और इसलिए भी कि संस्कार है, जब बच्चा इस धरती पे आता है तो पहला जो उसको संस्कार मिलता है, और उस संस्कार के जरिए जो एक अल्फ़ाबेट उसको बताया जाता है उसकी माँ के और उसके गुरु के हाथों, तो वो पहला संस्कार जीवन के अंतिम सत्य जब उस सैया पे जाता है इंसान, और वहाँ पे भी वही अल्फाज और वही शब्द आता है जो राम नाम की वहाँ पे लिखा जाता है अंतिम सफ़र में। तो इन सारे सफ़र में जब हम बच्चा की शुरुआत करता है इस धरती पे आने के बाद और अंतिम सफ़र तक, कितने सारे भाषा, कितने सारे शब्द, कितने सारे ऐसे विचार आपके जहन में आते हैं, और आप उसको एक्ट करते हैं, आपको सीखते हैं, जीवन के अंतिम समय तक भी सीखते हैं। और वो एक्ट करने के आधार पे ही आपको दुनिया और विश्व ये मानता है कि आपकी इस भाषा और इस भूषा के लिए हस्तक्षेप है आपका। यू आर अ पर्सन, यू आर अ स्कॉलर, यू आर अ रिसर्चर, वॉट एवर यू नो, आप किसी भी संज्ञान में उसको ले सकते हैं। लेकिन एक इन सारे भाषाओं को, इन सारे विचारों को एक साथ जोड़ने का कार्य अगर जब होता है तो डेफिनेटली वो बहुत यूनिक होता है। और जो मैं आज समझ पा रहा हूँ कि दिस इज़ द यूनिक प्लेटफॉर्म कि विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जब हम कुछ भी बोलते हैं परफॉर्म ही करते रहते हैं। और मैं इसलिए बोल सकता हूँ बीइंग अ परफॉर्मर कि माई बैकग्राउंड इज बिलोंग फ्रॉम द थिएटर आर्ट। आई बिलोंग फ्रॉम द टिपिकल ठाकुर फैमिली फ्रॉम राजस्थान। और हमारे घर में बचपन से मैंने यही देखा है कि मेरे दादाजी, परदादा, फादर, मैंने इन यंग पीरियड, और जब वो ग्रीन रूम से जब आते थे तो बहादुर जफ़र और सिकंदर और पूरस, राजा पूरस के गेटअप में होते थे। सो ऑल्सो बिलोंग टू द थिएटर आर्ट। इतने सारे शेड्स, इतने सारे एक्सप्रेशंस को देखना, रीड करना, चेंजेस, सडनली आप मंच पे होते, एक विंग्स के पीछे से आप जब देखते एक पर्दा गिरता है, जब दूसरा पर्दा उठता है तो पूरा का पूरा सिनेरियो बदल जाता है। जस्ट लाइक आवर लाइफ, हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन जो आपने शेड्यूल किया है, डेफिनेटली मैं जीता जागता आज के अभी के समय में उदाहरण हूँ कि 4 बजे मुझे यहाँ आना था और अभी 1.5 घंटे में लेट आया हूँ बहुत सारे सॉरी के साथ। तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम हर दिन उस लाइफ को एक नए उद्देश्य से, एक नए इच्छा शक्ति से, एक नए ऊर्जा से शुरुआत करते हैं। और जब वो शुरुआत करते हैं तो ये बहुत सारे जो विजुअल्स लैंग्वेज है, जो बहुत सारे अलग लैंग्वेज है, वो हमें नित्य नए दिन नए क्रिएशन करने के लिए, नए विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए, और अपने आप को, अपने दक्षता को, अपने विचार और आचार को समाज में, समाज के प्रति संवेदनशीलता के साथ, कलाकार हमेशा संवेदनशीलता होता है उनके अंदर, और इसलिए कलाकार औरों से बहुत अलग कहे जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं
कलाकार चाहे वो साहित्य में हो, नाटक में हो, म्यूजिक में हो, डांस में हो, विजुअल आर्ट्स में हो, किसी में भी हो, किसी भाषा को कैरी करते हो। लेकिन वो सहृदय इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो सिर्फ चीज़ों को देखते नहीं हैं, चीज़ों को बियॉन्ड द जाके देखते हैं। समय से पहले भांपना और समय के बाद तक उसको एग्जिस्ट करना वर्ल्ड वाइज में, ये सिर्फ कलाकार की शक्ति में है। एक छोटा सा स्टोरी है, आप सब ने सुना भी होगा कि एक कोई व्यक्ति ऐसा आता है, उसको कलाकार बनने की इच्छा हुई। उसने बोला एक गुरुजी के पास आके कि मुझे एक मूर्ति शिल्प बनाने का कला सिखलाइए। तो गुरुजी ने बोला कि मूर्ति शिल्प करने के पहले तुम वास्तुशास्त्र जाके अध्ययन करके आओ। तो वास्तुशास्त्री के पास गए तो बोले कि अच्छा, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है, तुम्हें तो पहले रंग की भाषा होना चाहिए, आकार की भाषा होना चाहिए, कैसे करोगे? तो तुम जाओ पहले ड्राइंग करो, पेंटिंग करो, उसके बाद फिर आना। जब वहाँ पे गया वो व्यक्ति तो गुरुजी ने बोला कि नहीं, दिस इज़ नॉट राइट प्लेस टू यू, आप यहाँ से और आगे जाओ, और मे बी आपको उसके पहले भाषा जानना चाहिए होता है, उसके पहले थिएटर जानना चाहिए होता है कि आप कैसे एक्ट करोगे। कोई डांसर को बनाना है तो डांसर को फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द पोजीशन ऑफ द डांसर। आप वो एक्ट सीखो पहले, वो थिएटर सीखो, वो डांस सीखो, और सारा कुछ करते करते फिर उसके बाद एक कवि के पास पहुंचता है, और कवि के पास जब पहुंचता है तो उसकी सारी जो सीख के आता है वो वहाँ पे उसको विद्यमान पाता है कि आज के डेट में अगर मैं यहाँ भाषा सीख लिया तो अगला दिन मैं एक स्कल्प्टर हो जाऊँगा, एक मूर्तिकार, परफेक्ट मूर्तिकार हो जाऊँगा। क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज को सीख के जाके एक चीज़ का, एक शिल्प का निर्माण करता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसे सारे विद्वान लोगों के बीच में आना अपने आप में सुखद है, और एक बहुत अलग तरह का डायमेंशन है। मैं भी यदा कदा जब भी पेंटिंग से जब मैं नहीं कर पाता हूँ या मैं प्रिंट नहीं कर पाता हूँ तो कुछ शब्दों को तोड़ने, जोड़ने और उससे कुछ क्रिएशन करने का प्रयास करता हूँ। और डेफिनेटली आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे इतना सेटिस्फेक्शन होता है कि मैं उस दौरान जब किसी कारणवश व्यस्तता के कारण मैंने पेंटिंग नहीं किया तो एक अच्छी सी कलाकृति मैंने शब्दों के जरिए अपने आप को व्यक्त किया है। और शायद आने वाले 6, 7, 8 साल के बाद भी जब मैं अपनी डायरी को पलटता हूँ तो मैं फील करता हूँ कि वो चित्र हमारे कैनवस पे नहीं होकर डायरी के एक छोटे से पन्ने पे था, और वही ताजगी, वही खुशबू और वही रंगों का संसार मुझे उस पेपर पे दिखाई देता है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ संगीता जी का, आप सबका, कि आपने मुझे आज के दिन, आज के शाम बुलाया और मुझे कुछ देखने का मौका मिल रहा है, कहने का मौका मिल रहा है। मुझे लगता है कि कला और कविता और म्यूज़िक, इन सबको एक साथ ही घुला मिला देना चाहिए। तो वर्ल्ड पोइट्री डे के दिन और पृथ्वी सेंटर पे मैंने सोचा कि हम और क्या दे सकते हैं, आपको एक छोटा सा पौधा दे रहे हैं। और दूसरा पौधा, एक सेकेंड, मित्रा जी के लिए है। भारती ने कबीर के ऊपर बहुत काम किया, ये सारे काम आप अभी देखेंगे। ये आपके लिए किताब अहमदाबाद से लेकर आई हैं, आपको देंगे। राधे आप यहाँ जाओ, आ जाओ। मैं राधिका माई वाइफ, और आप भी विजुअल आर्टिस्ट हैं, तो मुझे लगा कि आप लोग क्रिएटिव लोगों के साथ आना। इसमें हाथ लगाइए, जितने लोगों का हाथ लग जाए वही अच्छा है। हम संगीता, अरे ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। लाइए। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। माय प्लेजर। सो सीरियसली आई फील वेरी गुड टुडे, आप लोग से मिलके, आप लोगों को देखने सुनने का मौका मिला, इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और फिर से मिलने की कामना से के साथ फिर से मैं मिलूँगा किसी अच्छे जगह पे और समय पे आऊँगा, ऐसा मैं आपको वादा करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। भारती से रिक्वेस्ट करूँगी, भारती न केवल मेरी दोस्त हैं, एक बहुत अहम आर्टिस्ट हैं अहमदाबाद से, और साथ में डिज़ाइनर भी हैं। तो उनके इन दोनों कॉम्बिनेशन से एक अलग पर्सनैलिटी बन के आती। कबीर पे उन्होंने बहुत काम किया है, कबीर के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है। रिसेंटली मैंने भी कुछ काम किया था, तो हमने सोचा कि इस एग्ज़िबिशन में दोनों चीज़ों को कंबाइन करें। तो ये शब्द रंग भारती के रंग और भारती के शब्दों से बना है। शब्द हमने मुख्यतः कबीर से लिए हैं, तो आप भारती को सुने।
इंट्रोडक्शन तो आर्टिस्ट, डिज़ाइनर और सब कुछ है, लेकिन आर्ट एंड पोएट्री इज़ ऑल्सो समथिंग विच आई एम वेरी पैशनेट अबाउट. एंड कबीर के दोहे की जो एक सिंप्लिसिटी है वो मुझे मेरे आर्ट में दिखती है. और आई थिंक कि व्हाट हैपन्स विथ few words which कबीर हैज़ स्पोकन, उन्होंने जो एक लाइफ फिलॉसफी है, लाइफ में जो एक प्रिंसिपल्स है, उसको बहुत सिंप्लिसिटी से एक्सप्लेन किया है. एंड ये जो 2-4 लाइनें हैं वो पूरा सार, जीवन का सार बताती है. तो मैं कुछ तो लाइंस पढ़ना चाहती हूँ ताकि उनके दोहे जो अपने आप में ही एक्सप्लेनेशन है वो एक हमारे जहन में आ जाए. कबीर जी के जो एक सबसे सिंपल और सबसे डीप दोहे जो है वो मैं 4 पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ. माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर. एंड ये शायद फिलॉसफी हमारे सबके लाइफ में एक सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो something to hope for. Materialistic wealth is something which we always crave for. Our mind always craves, and there is a desire deep within us which is always alive and kicking for us to keep wanting things, and the hope that we will get it somewhere. Even though our body will perish, our mind, which is ever longing for things, is a eternal quest. So this is one of the dohas, and there is one more which is another simple one. बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो, मुझसा बुरा न जोई. It is so simple yet so profound कि हम शायद से अपने आप में खोजते हैं. कभी हमारी जो नज़र है वो बस बाहर ही होती है कि बाहर से क्या हमारे लिए बुरा हुआ या क्या हमको क्यों ऐसे हुआ, हमारे साथ क्यों ऐसे हुआ. लेकिन ये जो इंट्रोस्पेक्शन है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, ये सब जो फ्यू लाइंस एंड वर्ड्स में कबीर जी ने कहे हैं वो बहुत ही प्रोफाउंड है. और एक लास्ट दोहा जो मुझे ऐसे लग रहा है कि इज़ द टोटल इनकम्पैसमेंट ऑफ एवरीथिंग इज़ जेती लहर समुद्र की, तेती मन की डोर, सहजे हीरा निभजे, जो मन आवे ठोर. And that is, the mind is everything. Like waves of the ocean, our mind has thoughts upon thoughts upon thoughts which keep coming and crashing, and we just are engulfed in it. But the moment you let the mind be still and at peace, the pearl of wisdom which is there will be totally and absolutely very easily seen and achieved. So with these words, I would like to say that the profound wisdom of words which are there in our deep within our country's cultural heritage and what is with our saints is to be seen and lived by, and that is the aim of my paintings and my works and my canvases and my oils. And I wish that these are the things which we probably, if not try to materialize and keep within us, at least see to it and remind ourselves with. Thank you very much. Thank you, Sangeeta.